हमारे दिमाग के बंद कमरों में घूमती हैं वे रहस्य जो कभी हमारी खबरों में छाए रहते थे लेकिन समय के साथ भुला दिए गए। ये 10 डरावने रहस्य हैं जिन्हें 2025 और 2026 में सुलझाया गया था। नंबर 10। पेरू के दक्षिणी इंडीज में पिस्को घाटी है, जहां करीब 1 मील तक गड्ढों का समूह फैला है। 5200 गड्ढे पिछले 1 सदी से शोधकर्ताओं के दिमाग में बने हुए हैं। विशेषज्ञ बार बार मोंटे सियरपे नामक स्थल पर लौटते रहते हैं, इस उम्मीद में कि वे यह समझ सके कि प्राचीन लोगों ने सबसे पहले इन गड्ढों की पट्टी क्यों बनाई थी। दशकों की शोध के दौरान एक भी सुराग उन्हें सही दिशा में नहीं ले जा सका है। इस निर्माण से संबंधित कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिससे इसका उद्देश्य केवल अटकलों का विषय बन गया है और ऐसी अटकलें बहुत सारी रही हैं। कुछ सिद्धांत प्राचीन बागवानी या जल संग्रहण बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे परग्रही संबंधों से जोड़ते हैं। हालांकि इन परिकल्पनाओं के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन 2025 में इस स्थल में दोबारा रुचि जगी और यह फिर से शोध का विषय बना। इस बार हमें वो जवाब मिलने वाले थे जिनकी हम तलाश कर रहे थे। पिछले साल पुरातत्वविदों ने ड्रोन और माइक्रोबोटेनिकल विश्लेषण से बैंड ऑफ होल्स का रहस्य उजागर किया। अध्ययन में शामिल विशेषज्ञों ने बताया कि मोंटे सियरपे का विशाल आकार इसे अध्ययन करना मुश्किल बना देता था, लेकिन ड्रोन तकनीक की मदद से वे कई तरह की जानकारी पता लगाने में सक्षम हुए हैं। एक उदाहरण के तौर पर प्रत्येक छेद की चौड़ाई 3.3 से 6.6 फीट और गहराई 1.6 से 3.3 फीट है। ड्रोन इमेजरी से पता चलता है कि 5200 छेदों को 60 अलग अलग हिस्सों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें खाली जगहों से अलग किया गया है। टीम मिट्टी में पैटर्न की पहचान करने में सक्षम रही। उन्हें 12 कतारों का हिस्सा मिला, जिसमें 7-8 छेद बारी बारी से थे। इससे इस संरचना में व्यवस्था का संकेत मिला। पुरातत्वविद इन छेदों से प्राचीन पराग कण इकट्ठा कर माइक्रोबोटेनिकल विधियों से विश्लेषण करते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पहले मक्का, सरकंडा और विलो जैसी फसलें थीं। इन पौधों का टोकरी बनाने में उपयोग होता था। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ये टोकरी उन छेदों में रखी और जमा की जाने वाली वस्तुओं के लिए धारक के रूप में काम करती थीं। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह स्थल पेरू के लेट इंटरमीडिएट पीरियड के दौरान करीब 600 से 700 साल पहले बनाया गया था और इस्तेमाल भी किया जाता था। इन छेदों में खट्टे पौधों का पराग मिला, जो केवल औपनिवेशिक काल में लाया गया था। इससे पता चलता है कि इंका साम्राज्य के पतन के बाद भी इन छेदों का उपयोग होता रहा। छेदों और स्थल की बनावट से पुरातत्वविद मानते हैं कि इन्हें विनिमय प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता था। विशेषज्ञों के अनुसार पड़ोसी सभ्यताएं यहां आकर अपनी फसलें, भोजन और सामान लाती थीं। हर वस्तु की तय मात्रा छेदों में रखी जाती थी और विनिमय वाली वस्तुओं से जोड़ी जाती थी। जैसे मक्का को कुछ छेदों में भरना, वैसे ही कोका या कपास को अन्य छेदों में भरना माना जाता था। विशेषज्ञों के अनुसार वस्तु विनिमय बाजार इनका साम्राज्य में और फैला, जिसे लेखा जोखा रखने के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट जैसा उपयोग किया गया। पुरातत्वविदों ने पाया कि छेदों का संगठन इंका की किपू लेखा प्रणाली जैसा है, जिसमें गांठदार रस्सियां होती थी। ऐसा एक उपकरण जिसमें 80 रस्सी समूह थे, पहले पिस्को घाटी में मिला था। टीम के प्रमुख पुरातत्वविद डॉक्टर जैकब बोंगर्स ने बताया कि ये रस्सियों पर बंधी संख्याएं मोंटे सियरपे की लेखा जोखा गतिविधियों का एकमात्र जीवित रिकॉर्ड और जटिल अंकगणितीय संबंध दिखाती हैं। इन उद्देश्यों का समर्थन इस तथ्य से होता है कि छेदों की पट्टी 2 प्रमुख इंका स्थलों टैम्बो कोलोराडो और लीमा ला विएजा के बीच थी। पास ही पूर्व हिस्पैनिक सड़क नेटवर्क भी पहचाने गए। नंबर 9। फ्रांस जेवियर सिडलर वॉन रोसनेग। ये 1967 में था, जब एक अजीब मम्मी की पहली बार जांच और वर्णन किया गया था। पैथोलॉजिस्ट एकेहार्ड क्लाइस ने पहले असामान्य रूप से संरक्षित अवशेषों का दस्तावेजीकरण किया, जब वे सेंट थॉमस एम ब्लासेनस्टाइन की क्रिप्ट में बिना छेड़े मिले थे। सेंट थॉमस
चर्च ऑस्ट्रिया के डेन्यूब नदी के उत्तर में एक दूरस्थ अल्पाइन गांव में है। अज्ञात अवशेष इस गांव में लंबे समय से अफवाहों और अटकलों का स्रोत रहे हैं और स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये अवशेष उपचारात्मक गुण प्रदान कर सकते हैं। ऐसी अफवाहों ने दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया, जो आशा करते थे कि यह अजीब मम्मी उनकी बीमारियों को दूर कर देगी। यह भी अफवाह थी कि शव 18वीं सदी के एक पादरी का है जो अज्ञात बीमारी का शिकार हुए थे। उनका शव वर्षों बाद उनकी कब्र से निकाला गया और उसे तहखाने में स्थानांतरित कर दिया गया। केवल मम्मी की पहचान ही नहीं, बल्कि उसके चमत्कारी रूप से सुरक्षित रहने की स्थिति ने भी दशकों तक पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया था। इस मम्मी को एयर ड्राइड चैपलिन उपनाम दिया गया था और ये इतनी अच्छी तरह से संरक्षित थी कि जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे दोबारा खोजा तब भी इसकी त्वचा और ऊतक पूरी तरह सुरक्षित थे। 2025 में क्रिप्ट में पानी रिसा, जिससे विशेषज्ञों को अवशेषों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का अप्रत्याशित मौका मिला। मरम्मत के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने मम्मी को कब्जे में लेकर विशेष उपकरणों और विशेषज्ञों के साथ जांच के लिए ले गई। जब टीम ने अवशेषों को प्राप्त किया तो केवल 2 सवाल खड़े थे। वह शव किसका था और उसकी मृत्यु का कारण क्या था? शरीर के प्रारंभिक विश्लेषण में टीम के सामने तीसरा सवाल भी आया। शव संरक्षकों ने बिना चीरा लगाए शव के भीतर संरक्षण सामग्री कैसे डाली? सीटी स्कैन, रेडियोकार्बन डेटिंग और हड्डी ऊतक के रासायनिक विश्लेषण से शोधकर्ता मम्मी रहस्य सुलझा सके। ये पाया गया कि शव की पेट और श्रोणी गुहा में फर और स्प्रूस वृक्षों की लकड़ी की छीलन, भांग, सन का कपड़ा और लिनन भरा गया था। विष विज्ञान विश्लेषण में जिंक क्लोराइड सहित अन्य तत्व भी मिले। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि ये सामग्री संभवतः शरीर में पहले से मौजूद एक गुहा के माध्यम से डाली गई थी और प्रत्येक का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिससे यह अनोखा, पहले कभी न देखा गया संरक्षण तरीका सामने आया। उन्होंने बताया कि लकड़ी की छीलन और कपड़ा शरीर में पानी रोकते थे। जिंक क्लोराइड ने सुखाने का प्रभाव डाला और साथ ही उसकी आंतों में बैक्टीरिया को भी कम किया, जिससे शरीर बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सका। मौजूदा गुहा जैसे मुंह या पिछला हिस्सा इस्तेमाल कर शव संरक्षण की विधि प्राचीन मिस्र की विधियों से अलग थी, जहां शरीर खोलना जरूरी था। टीम मानती है कि यह विधि 18वीं सदी में शव के परिवहन या दर्शन के लिए आम रही होगी, हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। अब उन्हें मम्मी की पहचान का रहस्य सुलझाना था। रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से नमूने की मृत्यु 1734 और 1780 के बीच मानी गई। अनुमान लगाया गया है कि वह व्यक्ति 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच है। रासायनिक आइसोटोप से पता चलता है कि पौधों और जानवरों के प्रोटीन के कारण उसका आहार उच्च गुणवत्ता का था, जिससे वह शासक वर्ग में था। उसकी रीढ़ से लिए गए हड्डी के नमूनों के माध्यम से विशेषज्ञों ने यह भी निर्धारित किया कि यह व्यक्ति चाहे जो भी था, उसने ऐसा जीवन जिया जिसमें कठोर शारीरिक गतिविधि की कमी थी। 18वीं सदी में बहुत कम उच्च पदस्थ जिम्मेदारियां थी, जहां कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की कठिन गतिविधियों से न गुजरता हो। इन्हीं बातों के आधार पर टीम ने तय किया कि यह व्यक्ति संभवतः पादरी था। डीएनए जांच से साबित हुआ कि अवशेष फ्रांच जेवियर सिडलर वॉन रोजेनेक के हैं, जो कुलीन, भिक्षु और बाद में सेंट थॉमस एम ब्लासेनस्टीन के पैरिश विकर बने। उनका अंत 1746 में 37 वर्ष की आयु में हुआ। अध्ययन से पता चला कि उस समय पादरी को भोजन की कमी थी, जिसका कारण शायद ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था। उनकी मृत्यु को लेकर विषाक्त हमले की अफवाहें तब खत्म हो गई जब शोधकर्ताओं ने पाया कि वे धूम्रपान करते थे और अंत में पुरानी तपेदिक से ग्रसित थे। पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला कि आखिरकार उनकी मौत का कारण शायद फेफड़ों में गंभीर रक्तस्राव था। नंबर 8 2025 के अंत के करीब था जब पुरातत्वविद एड्रियन ओयांडर ने कुछ ऐसा खोजा जिसे उनसे पहले के लोग लंबे समय से नजरअंदाज करते आ रहे थे। एंडीज की ऊंचाई से उन्होंने सबसे पहले कई प्राचीन शिविर स्थल देखे, लगभग 800 मौसमी बस्तियां। बाद में एड्रियन ने पिछले साल
उत्तरी चिली के एंडीज के ऊंचे इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरें देखते हुए कुछ रहस्यमय और पहले कभी न देखी गई चीजें देखी। एड्रियन जब संरचनाओं और पास के गांवों तक पैदल गए तो उन्होंने और भी अजीब चीजें देखी। स्थानीय लोग भी नहीं जानते थे ये अजीब रचनाएं क्या थी। उन्हें नहीं पता था कि इन्हें क्या कहा जाता है या ये वहां क्यों है, लेकिन उनके पास इनके लिए अपना एक नाम जरूर था। वे इन्हें ट्रेम्पास पारास बुर्रोस यानी गधे के जाल कहते थे। उनका नाम इस समस्या से पड़ा कि उनके गधे दीवारों के अंदर खो जाते और फंस जाते थे। एड्रियन के लिए यह घोषणा एक संकेत थी। पुरातत्वविद ने 20वीं सदी के पेरू की बिखरी रिपोर्टों का अध्ययन किया ताकि रहस्यमय संरचनाओं की पहचान में मदद करने वाली गुमशुदा कड़ियां खोजी जा सके। इन्हीं दस्तावेजों से उन्हें पता चला कि ये विशाल संरचनाएं क्या थीं। पेरुवियन ग्रंथों में विशाल पत्थर की संरचनाओं को चाकू कहा गया, जिनका उपयोग प्राचीन इंका करते थे। इनका इन संरचनाओं का उपयोग शाही शिकार में करते थे। एड्रियन ने पाया कि वी आकार की दीवारें जानवरों को फंसाने के लिए जाल थी, खासकर विकुना नामक जानवरों को पकड़ने के लिए, जो लामा जैसे होते हैं। एक समय पर वे इस क्षेत्र में बहुतायत में थे, लेकिन स्पेनियों के आगमन के बाद उनका शिकार इतना किया गया कि वे लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। इन जालों को डेजर्ट काइट्स कहा जाता था और ये फनल जैसे सिस्टम पर आधारित थे। इनका उपयोग जंगली जानवरों को केंद्रीय गड्ढे की ओर भगाने में होता था। यहाँ या तो उन्हें पालतू बनाया जाता था, शिविरों में ले जाया जाता था, प्रजनन के लिए रखा जाता था या फिर मांस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एड्रियन ने चाकू और सैटेलाइट तस्वीरों के सबूत जांचे। उसे समझ आता है कि ये निर्माण समानांतर विकास के कुछ उदाहरण हैं। मानव विज्ञानी देख चुके हैं कि प्राचीन समाजों ने बिना संपर्क के भी स्वतंत्र रूप से समान तकनीकें विकसित की है। वे इसे कन्वर्जेंस कहते हैं। एड्रियन को पता चला कि चाकू जानवर पकड़ने का आम तरीका था और वो हैरान था कि इतने तरीकों का लंबे समय तक दस्तावेज या अध्ययन नहीं हुआ। नंबर 7। 2026 की शुरुआत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों की एक टीम ने कैम्ब्रिज आर्कियोलॉजिकल यूनिट के डॉक्टर ऑस्कर ऑल्ड्रेड के नेतृत्व में वेंडलबरी कंट्री पार्क जाकर प्रसिद्ध रिंग वर्क पर शोध किया। यह रिंग वर्क लौह युग के पहाड़ी किले को दर्शाने वाले मिट्टी के टीले और खाइयों की श्रृंखला है, जो वाइकिंग युग से एक सहस्राब्दी पहले बनी थी। लौह युग की विशेषताएं इस स्थल को स्कूल यात्राओं, पारिवारिक सैर और स्नातक छात्रों के शोध के लिए लोकप्रिय बनाती है। विश्वविद्यालय का पुरातत्व विभाग स्थानीय चैरिटी कैम्ब्रिज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के साथ मिलकर काम करता है, जो वेंडलबरी की मालिक है। यह चैरिटी विश्वविद्यालय को छात्र प्रशिक्षण खुदाई की अनुमति देती है और वर्षों से ऐसा कर रही है। लेकिन 2026 में इस स्थल पर सबसे महत्वपूर्ण और भयानक खोज की गई थी। विशेषज्ञ पुरातत्वविद बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को निश्चित रूप से उनकी उम्मीद से कहीं अधिक मिला। किसी को भी, यहां तक कि प्रमुख प्रोफेसर को भी यह नहीं लगा था कि यहां मानव अवशेष मिलेंगे। आखिरी बार 1976 में एक तूफान के दौरान एक पेड़ उखड़ गया था, जिससे 5 कंकालों का एक भंडार सामने आया था। तब से वहां कोई अवशेष या वाइकिंग युग से जुड़ी अनोखी खोज नहीं मिली है। शुरुआत में यह प्रशिक्षण खुदाई खास उम्मीद जगाने वाली नहीं लगी। कुछ नहीं मिल रहा था, समूह की उम्मीदें टूटने लगीं। लेकिन फिर सामूहिक दफन के सबूत मिले। साथ मिलकर उन्होंने मलबा हटाया और 9वीं सदी की कब्र उजागर की। 1976 के बाद से अपनी तरह की यह पहली खोज होने के अलावा अवशेषों में शुरू में तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा। आगे अध्ययन करने पर टीम ने पाया कि एक अवशेष बाकी सभी से बहुत अलग था। गड्ढे में मुंह के बल फेंके गए 18 से 24 साल के व्यक्ति के सभी अवशेष मिले। उसकी लंबाई कम से कम 6 फीट 5 इंच थी, जो औसत 5 फीट 6 इंच की ऊंचाई से काफी ज्यादा थी। अध्ययन के अनुसार वह वाकई एक विशालकाय इंसान था, लेकिन असामान्य लंबाई रहस्य की शुरुआत थी। विश्लेषण से पता चला कि उस व्यक्ति की खोपड़ी में 3 सेमी का बड़ा अंडाकार छेद था। उस छेद से यह संकेत मिलता है कि उस आदमी पर ट्रेपनिंग की गई थी, जो एक प्राचीन शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें जीवित व्यक्ति की खोपड़ी में छेद किया जाता है और इसे कई कारणों से किया जा सकता है। छेद खोपड़ी के पीछे बाईं ओर था
और उसमें ठीक होने के संकेत थे। इसी चिकित्सा प्रक्रिया ने पुरातत्वविदों व शोधकर्ताओं को पेचीदा रहस्य सुलझाने में मदद की। वे सुझाव देते हैं कि ट्रेपनिंग का इस्तेमाल कई तरह की स्थितियों के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता था, जिनमें माइग्रेन, दौरे और मानसिक समस्याएं शामिल हैं। वाइकिंग कब्र में मिले उस विशालकाय के अवशेषों को स्थल से हटाकर उनका व्यापक अध्ययन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने उसकी पहचान के चिन्हों की तुलना अन्य खोजों व ज्ञात चिकित्सीय असामान्यताओं से की। उन्होंने उन वृद्धि संबंधी स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया जहां कुछ विशेष हार्मोन की अधिकता ने उस व्यक्ति की लंबी कदकाठी में योगदान दिया हो सकता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करने वाला ट्यूमर भी इसका कारण हो सकता है। यह सिद्धांत रहस्यमय, लंबाई और ट्रेपनिंग के कारण को भी स्पष्ट करता है। विशेषज्ञों ने पाया कि सिर का छेद ट्यूमर से होने वाले सिर दर्द कम करने के लिए किया गया था। उस व्यक्ति ने सर्जरी से उबरकर समुदाय के साथ लड़ाई जारी रखी, लेकिन एक अज्ञात घटना में उसकी असमय मृत्यु हो गई, जिसमें अन्य लोगों के सिर काट दिए गए, उनके अंग काटे गए या उन्हें बांध दिया गया। पुरातत्वविद मानते हैं कि इन युवकों की मौत वाइकिंग द्वारा सैक्सन शासित मर्सिया राज्य पर हमले के दौरान हुई थी। नंबर 6, रामसेस द्वितीय, जिन्हें रामसेस महान भी कहा जाता है, प्राचीन मिस्र के 19वें राजवंश के तीसरे राजा थे और उन्होंने 66 साल तक शासन किया, जो मिस्र का दूसरा सबसे लंबा शासन था। उनका शासनकाल शक्ति और महिमा की ऊंचाई था। रामसेस द्वितीय ने सबसे ज्यादा स्मारक बनवाए और सबसे अधिक संतानें उत्पन्न की। उन्होंने बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें कई संरचनाएं बनी, जिनमें लक्सर के ओबेलिस्क भी शामिल थे। ओबेलिस्क 1836 में पेरिस के प्लेस डेला कॉनकॉर्ड में उपहार स्वरूप भेजा गया था। इस पर तरह तरह के चित्रलिपि हायरोग्लिफिक्स अंकित है और इसमें वे नाम खुदे हुए हैं जिन्हें रामेसेस ने राजा के रूप में इस्तेमाल किया था। कुछ साल पहले मिस्रविद जाक गिलॉम ले पेल्टियर ने पड़ोस में टहलते हुए इन लेखनों का अध्ययन शुरू किया। वह आराम करने के लिए इन नक्काशियों को पढ़ते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। चित्रात्मक लेखन का समूह किसी दिशा की ओर संकेत करता दिखा। जीन ने तय किया कि यह लक्सर मंदिर के पोर्टिको के प्रवेश की ओर इशारा कर रहा था। अधिक जांच के बाद उसे पता चला कि इस विषय पर कम शोध था और उसे खुद शोध करना पड़ा। उसने सबसे ऊपर की लिखावट को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए उत्कीर्ण लेखों का और करीब से अध्ययन करना शुरू किया। उस मिस्रविद ने पता लगाया कि उस स्तंभ पर पुरातात्विक दुनिया में क्रिप्टो हायरोग्लिफ्स कहलाने वाले अनेक सांकेतिक चिन्ह अंकित थे। क्रिप्टो हायरोग्लिफ्स को 1950 के दशक में कैनेट और डुवर्टन ने पहली बार पहचाना। उन्होंने देखा कि ऐसी लिखावट में पहेलियां और शब्द खेल शामिल होते थे, जैसे लिखावट को पढ़ने की दिशा बदल देना। जहां कई मिस्री लोग हायरोग्लिफ्स पढ़ सकते थे, वहीं केवल कुछ चुनिंदा लोगों को, जिन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता था, उन गुप्त संदेशों को समझने की क्षमता थी। इन संदेशों को देवताओं की भाषा माना जाता था। कुछ साल पहले ओबेलिस्क के गुप्त संदेशों की खोज के बाद से जीन इन क्रिप्टो हायरोग्लिफ्स को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उन्होंने आखिरकार 2025 में हल कर लिया। रहस्य सुलझाने के लिए जीन को पेरिस के लक्सर ओबेलिस्क के मूल स्थान जाना पड़ा। यह नील नदी के किनारे ऊंचा था। कोडित संदेशों की स्थिति और कोड देखकर जीन ने निष्कर्ष निकाला कि ये निशान पास की नावों के यात्रियों के लिए बने थे। इन संदेशों में से एक ऊंचे वर्ग के मिस्रवासियों, खासकर रईसों के लिए था, जो ओपेट महोत्सव में लक्सर के मंदिर आते थे, जो अमुन की जीवन शक्ति की वापसी का उत्सव था। 2025 के अंत तक जीन ने एन्क्रिप्टेड पार्ट को सही ढंग से डिकोड कर लिया था और पाया कि ये न केवल नाव पर सवार रईसों के लिए निर्देशित थे, बल्कि ये प्रचार के लिए टिप्पणियां थी जो शक्तिशाली मिस्री हस्तियों को रामेसेस द्वितीय की महान संप्रभुता की याद दिलाने के लिए बनाई गई थी। 7 गुप्त संदेशों की पहचान की गई और जीन द्वारा उनका अनुवाद किया गया, जिनमें पाठकों को देवताओं को अपनी भेंट चढ़ाने के निर्देश भी शामिल थे। मिस्रविद जीन ने एक प्रचार संदेश में पाया, राजा खुद को अवतारी भगवान मानता है जिसे हटाया नहीं जा सकता, जो रईसों को उसकी दिव्यता और शक्ति की चेतावनी देता है। नंबर 5,
कटर टेम्पा प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक अमेरिकी नौसैनिक हताहतों का रिकॉर्ड रखता है और समुद्र की निर्ममता के कारण खोए गए कई युद्धकालीन जहाजों में से एक है। इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है और अनसुलझे रहस्यों में भी शामिल है। टेम्पा एक मियामी क्लास कटर था जिसने कभी संयुक्त राज्य राजस्व कटर सेवा में सेवा दी थी। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड में और साथ ही नौसेना में भी सेवा दी थी। इस जहाज का नियमित रूप से और व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय हिमखंड गश्ती में भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों में हिमखंडों की मौजूदगी पर नजर रखी जा सके। यह संगठन सुरक्षा के लिए बड़े हिमखंडों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करता है। इसे टैम्पा फ्लोरिडा में गैस्पारिला कार्निवल के दौरान पेट्रोल जहाज के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में टैम्पा एक एस्कॉर्ट जहाज था जो काफिलों के साथ चलता था। 1917 में इसमें 3-6 पाउंडर की जगह 2-3 इंच तोपें, 2 भारी मशीन गन और डेप्थ चार्ज थ्रोअर लगाए गए थे। 27 अक्टूबर 1917 से 31 जुलाई 1918 के बीच टैम्पा ने 18 काफिलों को एस्कॉर्ट किया था और इस दौरान केवल 2 जहाज ही खोए थे। जहाज ने आधा समय समुद्र में बिताया और हर महीने 3500 से अधिक समुद्री मील चला। हालांकि उसी साल उसकी सेवा अचानक रुक गई थी। 26 सितंबर की बात है जब टैम्पा एक और काफिले XGHG 107 को एस्कॉर्ट कर रहा था। उसी दोपहर जहाज उस काफिले से अलग हो गया जिसे उसने आयरिश सागर तक एस्कॉर्ट किया था। क्रू को मिलफर्ड हेवन वेल्स में डॉक करने का आदेश मिला और उन्होंने जहाज वहीं मोड़ा। शाम 7:30 बजे ब्रिस्टल चैनल में पहुंचते ही इंपीरियल जर्मन नेवी का एक युद्धपोत UB-91 हमला करने की स्थिति में आ गया। पिछले ट्यूब से एक टॉर्पीडो दागा गया। कुछ मिनट बाद टैम्पा पर हमला हुआ और टॉर्पीडो फटने से पानी का बड़ा स्तंभ उठा। पोत अपने लोगों के साथ डूब गया और सदी भर बाद तक नहीं मिला, जबकि बचाव प्रयास हुए। 3 साल की जांच और शोध के बाद इस साल यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड कट्टर टैम्पा को आखिरकार ढूंढ लिया गया। ये गैस्पारिला डाइव टीम और अन्य शोधकर्ताओं की मदद से लंबे समय से खोए जहाजी मलबों को खोजने और पहचानने में संभव हुआ। गैस्पारिला डाइव टीम स्वयंसेवकों का एक समूह है जो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर इन जहाजों को खोजने के लिए काम करता है। कोस्ट गार्ड अटलांटिक के इतिहासकारों ने स्वयंसेवकों को रिकॉर्ड और रणनीतिक जानकारी दी जिससे वे टैम्पा की खोज में मदद कर सके। रिकॉर्ड्स में जहाज के व्हील, घंटी, हथियार, डेक फिटिंग्स और पूरी तस्वीरों सहित कई पुरालेखीय छवियां थीं। 3 साल और 10 डाइव्स बाद गैस्पारिला गोताखोरों ने आखिरकार उस मलबे की जगह खोज ली जहां प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा अमेरिकी हताहत हुए थे और एक समुद्री रहस्य सुलझा दिया। टैम्पा न्यू न्यूक्वे कॉर्नवाल से 50 मील दूर अटलांटिक महासागर के सेल्टिक सागर में सतह से 300 फीट नीचे है। जहाज के अवशेष एक अनौपचारिक कब्र के रूप में काम करते हैं जो उस आपदा के समय जहाज पर मौजूद 131 चालक दल के सदस्यों की अंतिम विश्राम स्थली को चिन्हित करते हैं। नंबर 4, एक प्राचीन बस्ती जिसका नाम एशेना था पहली बार 944 में ऐतिहासिक लेखनों में दिखाई दी थी और मध्य युग के दौरान समय समय पर इसका उल्लेख किया गया था। सभी विवरणों के अनुसार ये गांव बहुत व्यस्त था पर रहस्यमय ढंग से अचानक अभिलेखों से गायब हो गया। इसका आखिरी उल्लेख 15वीं सदी में हुआ, फिर यह गुमनामी में चला गया। हालांकि शुरुआती अभिलेखों में एशेना का स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन इतिहासकार इस बात को लेकर बटे हुए थे कि यह वास्तव में अस्तित्व में था या नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि यह असली था। यह सवाल हाल ही में जाकर ही जवाब पाया। इस साल की शुरुआत में पुरातत्वविद स्थानीय निर्माण से पहले जर्मनी के बोर्गन स्ट्रिक के पास एक खेत में काम कर रहे थे जब वहां एक बस्ती के अवशेष मिले। जिस खेत की बात हो रही है वही इस बात का पहला सुराग था कि वो बस्ती क्या थी। इसका नाम एशेलिन रखा गया था, जो लंबे समय से खोई हुई बस्ती से संभावित संबंध का संकेत देता है। हालांकि खेत का नाम ही सुराग नहीं था। अगले कई दिनों में और सबूत मिले जिससे अब पुरातत्वविद इस प्राचीन नगर के रहस्य सुलझाने में जुट गए। उन्होंने पुराने लकड़ी के घरों के अवशेष, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े
और एक शानदार पत्थर की तहखाना खोज निकाली जो सभी 10वीं और 11वीं शताब्दी के हैं। टीम ने देखा कि लकड़ी के खंभों के गड्ढे हैं जिनमें सबसे बड़ा 65 फीट लंबा था। वहां कुछ छोटे बाहरी भवनों के अवशेष थे जिनमें कुछ केवल 10 बाय 13 फीट के थे। तहखाना पत्थर की दीवारों से बना था। इसका प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में था जो मध्यकालीन बस्ती के वास्तुशिल्प विकास को दर्शाता है। सबूतों से पता चलता है कि गांव नीची जमीन पर धारा के पास और शायद दूसरी ओर भी फैला था। स्थानीय स्थानों के नाम संरक्षित संकेतों से मेल खाते हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि रिकॉर्ड से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बाद खोया हुआ शहर एशेना मिल गया था। भूले बिसरे गांव की बोर्गन स्ट्रिक के पास होने से विशेषज्ञों को रहस्य सुलझाने में मदद मिली। बोर्गन ट्रेड 1280 के दशक में एक किलेबंद नगर बना जो समृद्ध एशेना का निकटतम पड़ोसी था। शहरी केंद्रों की ओर बदलाव के कारण ऐसे गांवों का धीरे धीरे परित्याग हो गया। बोर्गन ट्रेड नगर ने अधिक संसाधन आकर्षित किए, व्यापार बढ़ाया और ज्यादा निवासियों को नियंत्रित खाद्य संसाधन व अवसरों की बेहतर पहुंच दी। एशेना सिर्फ रिकॉर्ड से गायब नहीं हुई बल्कि समय के साथ साथ जब बिखरे हुए ग्रामीण समुदायों के निवासी एक बड़े केंद्र में इकट्ठा होने लगे तो उसे धीरे धीरे भुला दिया गया। इसलिए लकड़ी की संरचनाओं को प्राकृतिक रूप से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। प्रकृति के कारण 15वीं सदी तक एशेना दफन हो गया और उसका अस्तित्व दर्ज करने की जरूरत भी खत्म हो गई। नंबर 3, 1999 में डॉक्टर रिचर्ड कुलर जो एक जीवाश्म विज्ञानी थे चाथम आइलैंड के पिट आइलैंड में खोजबीन कर रहे थे जब उन्हें कुछ वाकई अजीब चीज मिली। वाइहे के बे के ऊपर एक ऊंची चट्टान की छत में मछली का संरक्षित जीवाश्म था। अवशेष जिस जगह थे वो विशेषज्ञ की पहुंच से ऊंचाई पर था, इसलिए उन्हें 2 मील पैदल फ्लावर पॉट बे जाकर सीढ़ी उधार लेनी पड़ी। शोधकर्ताओं ने, जिनमें कुल्लर भी शामिल थे, अवशेषों के कई असामान्य पहलुओं का दस्तावेजीकरण किया जिसमें यह भी शामिल था कि इसका शरीर काफी लंबा था, भारी शल्क थे, एक शक्तिशाली पूंछ थी और ऊपर की ओर खुला हुआ मुंह था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह छोटी मछलियों को पूरा निगल सकता था। इन जानकारियों के बावजूद पहेली के सारे टुकड़े अभी भी मौजूद नहीं थे। अजीब मछली पर शोध अधूरा रह गया क्योंकि खोज स्थल की कुछ अहम भूवैज्ञानिक जानकारियां नहीं थी। 2020 में कुल्लर के निधन के साथ ही मछली की प्रजाति खोजने की उम्मीद भी खत्म हो गई। 2025 में उस जीवाश्म विज्ञानी के बच्चों ने रहस्य में नई उम्मीद जगाई। वे पिता की तस्वीरें लेने विश्वविद्यालय के अपार्टमेंट गए। उस दौरे का समापन परिवार द्वारा कुल्लर की पुरानी फील्ड नोटबुक्स दान करने के फैसले से हुआ। उनमें मूल पिट आइलैंड अभियान से जुड़े नोट्स भी थे। आखिरकार इतने वर्षों बाद शोधकर्ताओं के पास वह जरूरी भूवैज्ञानिक जानकारी आ गई थी जिसकी उन्हें नमूने की पहचान संभवतः तय करने के लिए जरूरत थी। फील्ड नोट्स ने जीवाश्म की उत्पत्ति और भूवैज्ञानिक जानकारी के बारे में नई बातें बताईं। 2025 के अंत तक शोधकर्ताओं ने कोहलर की मछली पर एक नया अध्ययन न्यूजीलैंड जर्नल ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में छापा। अध्ययन में पाया गया कि यह मछली शिकारी थी और प्राचीन न्यूजीलैंड के पैलियोजिन काल से 55 अरब साल पुरानी थी। शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि 1.2 मीटर लंबी ममीकृत मछली एक प्राचीन टारपॉन थी जो अब न्यूजीलैंड के पानी में नहीं पाई जाती। कुलानी और उसकी खोज स्थल के सम्मान में 55 करोड़ साल पुरानी इस प्रजाति का नाम इचिनोक्थिस कुलानी रखा गया। नंबर 2, लगभग 700 वर्षों तक अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स के आदिवासी लोग बाइसन पर एक मुख्य संसाधन के रूप में निर्भर रहे। एक बाइसन का शव कई लोगों को कई दिन भोजन दे सकता था। उसकी खाल से तंबू, कंबल व कपड़े और हड्डियों से औजार व सजावटी चीजें बनती थीं। 7 सदियों तक ग्रेट प्लेन्स के मूल निवासियों ने एक विशेष स्थान का उपयोग बाइसन का शिकार करने के लिए किया जो वहां प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। यह स्थान मध्य मोंटाना में था। पुरातत्वविदों ने इसे बर्गस्ट्रॉम नाम दिया। फिर किसी स्पष्ट कारण के बिना मूल निवासी वहां से चले गए। इस रहस्य को जानने के लिए पैलियो इकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन वेंट ने न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी से मध्य मोंटाना के ऐतिहासिक बाइसन शिकार स्थलों पर शोध किया। उनके अध्ययन ने जांचा कि प्राचीन स्वदेशी शिकारी मोंटाना के गार्नेल के पास सफल बर्गस्ट्रॉम स्थल क्यों छोड़ गए।
वेंट और टीम ने 3 बाई 3 फुट गड्ढों से क्षेत्र की जांच की। शोधकर्ताओं ने जानवरों की हड्डियों के नमूने और लकड़ी के कोयले के टुकड़े एकत्र कर रेडियो कार्बन डेटिंग की। साथ ही शाकाहारी जानवरों के रास्ते और जलवायु पैटर्न का अध्ययन किया। वे जान पाए कि बर्गस्ट्रॉम बाइसन के लिए उपयुक्त शिकार स्थल था। यहाँ तक कि सूखे की अवधि के दौरान भी स्थानीय लोग अनुकूलित होते दिखे। शिकारी छोटे समूहों से संगठित होकर बड़े दल बन जाते थे। वे उस क्षेत्र में लंबे समय तक रहते थे, यहाँ तक कि वहां ऐसी संरचनाएं भी बनाते थे जो उन्हें सामूहिक शिकार के दौरान जीवित रहने में मदद करती थी। बर्गस्ट्रॉम के कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक लाभ थे, जैसे कि बाइसन को गिराने के लिए चट्टानें और ऐसे भू आकृतिक निर्माण जो उन्हें झुंड में इकट्ठा करने में मदद करते थे। हाल ही में इतिहासकार उस रहस्य पर लौटे जो दशकों तक अनसुलझा रहा था, और उसका उत्तर उन्हें पहले से ज्ञात एक विशेषता में मिला। बड़ी समूह की ओर बदलाव और बार बार सूखा ही बर्गस्ट्रॉम के छोड़ने का कारण बने। बड़े समन्वित समूहों के एकत्र होने से अधिक हत्याएं हुई। शिकार जारी रखने के लिए स्थानीय लोग पानी, चारा और जलावन पर निर्भर थे जब वे मृत जानवर संसाधित करते थे। इसलिए बड़े पैमाने पर शिकार के प्रयासों के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी, और समय के साथ साथ ऐसे संसाधन कम होने लगे। आखिरकार बर्गस्ट्रॉम स्थल ऐसे शिकारों के लिए अब टिकाऊ नहीं रहा। भले ही वहां हजारों की संख्या में बाइसन प्रचुर मात्रा में मौजूद थे, लेकिन जहां जानवर बदलती जमीन के अनुसार खुद को ढाल पाए, वहीं आदिवासी लोग उन संसाधनों के बिना नहीं रह सकते थे जो अब इस समय टिकाऊ नहीं रहे थे, और इसलिए उनके पास इस स्थल को हमेशा के लिए छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नंबर 1, पैगलर पेपर्स एक बटुए में मिले जो उन अवशेषों के पास था जिन्हें हेनरी हैरी पैगलर से जोड़ा जाता है, जो 1845 में फ्रैंकलिन अभियान के दौरान HMS टेरर पर ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी थे। उस बटुए में पैगलर का नाविक प्रमाण पत्र, कागज के टुकड़े, पते, नौसेना सेवा का विवरण और कुछ अजीब कविताएं व डायरी जैसी लिखावटें थीं। रॉयल म्यूजियम्स ग्रीनविच बटुए में पैगलर का प्रमाण पत्र और 21 अप्रैल 1847 को लिखी द सी कविता की पैरोडी सूचीबद्ध करता है। उनके कागजों में नौसेना सेवा से जुड़े नोट्स और उल्टे संदेश थे, जिन्हें इतिहासकार मानते हैं कि ये अनपढ़ पढ़ दल से निजी बातें छुपाने का तरीका था। कागजों से मामला लगभग सुलझा था, सिर्फ हैरी से जुड़ी बाकी सारी बातें मेल नहीं खाती थीं। कंकाल ने निचले दर्जे के जहाजी सेवक की वर्दी पहनी थी, जो हैरी जैसे वरिष्ठ पैटी ऑफिसर की नहीं हो सकती थी। अगले दशकों तक उस मृत खोजकर्ता की पहचान इतिहासकारों और विद्वानों में बहस का विषय रही। वे सोचते रहे कि पैगलर के कागजात सिर्फ उसके दोस्त थॉमस आर्मिटेज की जेब में रखे गए थे। यह तर्क दिया गया कि हैरी जलवायु के कारण थॉमस से पहले दम तोड़ चुका था, और थॉमस अपने दोस्त की विरासत को बचाने की उम्मीद में उसकी निजी वस्तुएं लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन बाद में वह भी मौसम की मार का शिकार हो गया। इस सिद्धांत को उस लिखावट से समर्थन मिलता है जिसमें कुमानार का उल्लेख है, जो वेनेजुएला का शहर है जहां थॉमस और हैरी गए थे। इसके विपरीत तर्क दिया गया कि शायद हैरी उस समय उपलब्ध कोई भी वर्दी पहन रहा था, चाहे वह जूनियर अधिकारी की ही क्यों न हो। हालांकि शोधकर्ताओं ने जेब में एक छोटी कपड़े की ब्रश पाई जो सिर्फ अधिकारी के सेवक के पास होती थी। उस खोज ने स्पष्ट किया कि वे अवशेष हैरी पैगलर के नहीं थे। अन्वेषक के अवशेष, गलत वर्दी और मेल न खाते कागजात ने इतिहासकारों को 166 साल उलझन में रखा, जब तक हाल ही में डीएनए सबूतों ने जरूरी जवाब न दे दिए। वाटरलू विश्वविद्यालय के मानव विज्ञानी ने कंकाल के डीएनए की तुलना फ्रैंकलिन अभियान के सदस्यों के जीवित वंशजों के आनुवंशिक प्रोफाइल से की। डीएनए ने पुष्टि की कि ग्लीप पॉइंट पर मिले अवशेष हैरी पैगलर के ही थे, जो अन्य नाविकों से 130 किलोमीटर दूर थे। 2026 में हैरी पैगलर की पहचान के बाद लापता चालक दल के 6 सदस्यों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 4 को इस वर्ष वाटरलू और लेक हेड विश्वविद्यालय ने पहचाना, जिनमें विलियम ओरन, जॉन ब्रिजेस, डेविड यंग शामिल हैं।